बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट ले रही हूँ मैं, क्योंकि इससे पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक और MCQs जो है वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपसे कह रहा है चैप्टर नंबर 5 के लिए कि आपने क्या करना है, लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल जो कि बैक्टीरियोफेज वायरस का साइकिल होता है, इसको आपने क्या करना है, लिस्ट डाउन करना है। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा जी, सीक्वेंसेस की बात करते हैं तो इसमें आपको फ्यू लाइंस पे मेंशन करनी होती है। आपने जस्ट सिर्फ इसकी हेडिंग्स पुट नहीं करनी, बल्कि थोड़ा सा इसकी डिटेल जो है ना वो बतानी है। तो सबसे पहले 104 जो है इसके ऊपर हम मूव करेंगे और देखते हैं कि यहाँ से हमें कौन सा कंटेंट मिलता है। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले आ जाइए आप लाइफ साइकिल के ऊपर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 104 में सबसे पहले तो यहाँ मार्क करना है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द लाइफ साइकिल्स फाउंड इन द बैक्टीरियोफेज, द लाइटिक साइकिल एंड द लाइसोजेनिक साइकिल। अब आपने लाइटिक साइकिल की छोटी सी डिटेल बतानी है कि जब भी वायरस बैक्टीरियम के ऊपर अटैक करता है तो वो क्या करता है, होस्ट सेल जो है उसके अंदर अपना जो कह लीजिए कि न्यूक्लिक एसिड होता है उसको इंसर्ट कर देता है। एज अ रिज़ल्ट वायरस की जो प्रोजेनी है वो क्या करती है, बैक्टीरिया जो है उसकी बॉडी के अंदर वर्क स्टार्ट कर देती है। इस तरीके से क्या होता है कि जो नया अब डिवीजन होना स्टार्ट हो जाती है बैक्टीरियल सेल की, तो इसमें जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, यानी बाय द प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन ये जो सेल और नंबर इंक्रीज़ होते चले जा रहे हैं, अब वो बैक्टीरिया के नहीं होते बल्कि किसके होते हैं, वो वायरस के होते हैं। तो इसकी वजह से बैक्टीरिया की जो अपनी लाइफ होती है वो ख़राब हो चुकी होती है। अब उसका मज़ीद कह लीजिए कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है या जो उसका जेनेटिक मटीरियल या जीनोम होता है ये मज़ीद रेप्लिकेट नहीं होता, बल्कि इसके बजाय वायरस जो है उसका जीनोम जो है वो रेप्लिकेट के प्रोसेस में चला जाता है। और जब इस बैक्टीरिया की बॉडी में ये वायरस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं तो फाइनली क्या करता है, एक एंजाइम सिक्रीट करता है, लाइसोसोम, जिससे क्या होता है कि जो आपका बैक्टीरिया है इसकी बॉडी जो है ये रप्चर हो जाती है और सारे वायरस बाहर निकल जाते हैं और फिर वो नया होस्ट ढूंढते हैं। तो लाइटिक साइकिल में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है इसकी पूरी लाइफ ख़त्म हो जाती है, जबकि जो वायरस होती है इसको नई ज़िंदगी मिल जाती है। सबसे पहले तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ इसके फेजेस के ऊपर। इसके फेजेस को जल्दी जल्दी देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखें आप पेज 105 पर, पहला है फेज अटैचमेंट। फेज अटैचमेंट जो होता है उसमें क्या करना होता है आपने, उसमें होता ये कि बैक्टीरिया जो है उसकी बॉडी से जाके वायरस ने अटैच हो जाना होता है, और अटैच होने के बाद ये क्या करता है, अपनी टेल से मुस्तकिल उसकी बॉडी में स्ट्राइक करना शुरू कर देता है। एक वक्त ऐसा आता है कि उसके स्ट्राइकिंग के नतीजे में जो बैक्टीरिया उसकी वॉल जो है वो फट जाती है और वायरस जो है वो वहाँ से क्या करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो इंसर्ट कर देता है। ठीक है, ये कहलाता है फेज अटैचमेंट। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास जीनोम पेनिट्रेशन। तो जीनोम पेनिट्रेशन जो उसमें क्या होता है कि जैसे ही उसका जो स्ट्राइक करने के नतीजे में वॉल जो है बैक्टीरिया की वो डिस्टर्ब होती है, फट जाती है, तो वायरस ने क्या करना होता है, अपना जो जीनोम है, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, अपना जो DNA है, उसको क्या करना होता है, उसको सीधा सीधा बैक्टीरिया की बॉडी जो है उसमें इंसर्ट कर देता है। तो होता क्या है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो इंसर्ट हो जाता है, लेकिन जो वायरस की बाकी बॉडी होती है वो बाहर ही लटकी रह जाती है। इस बॉडी को घोस्ट कहते हैं, जिसमें कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल जो है वो तो अंदर ट्रांसफ़र हो चुका होता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम जीनोम पेनिट्रेशन। नेक्स्ट आपके पास बायोसिंथेसिस। तो जैसे ही जीनोम जो है वो अपने होस्ट की बॉडी में पहुंचता है तो यहाँ जाकर क्या करता है कि ये फ़ौरन ही अपने जो कह लीजिए पार्ट्स होते हैं ना, यानी कि हेड है, टेल है और टेल फाइबर्स हैं, इसको कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देता है। यानी होता क्या है कि सारे के सारे पार्ट्स एक साथ नहीं बनते, एक तरफ हेड बन रहा होता है, एक तरफ टेल बन रहा, एक तरफ जो है उसकी टेल की फाइबर जो होती है वो बन रही होती है। इस तरीके से क्या करते हैं कि इसका जो DNA होता है वायरस का, ये अपने ही पार्ट्स को रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद लास्ट स्टेज है आपकी, सेकंड लास्ट स्टेज होता है आपके पास मैचुरेशन। मैचुरेशन में तमाम के तमाम जो पार्ट्स होते हैं ना बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर जो वायरस के बन रहे हैं, चाहे हेड है, टेल फाइबर्स हैं, ये सारे के सारे पार्ट जो वो मेच्योर हो जाते हैं और उसके बाद ये क्या होते हैं, आपस में असेंबल हो जाते हैं। असेंबल होने पर वो एक कंप्लीट वायरस जो उसकी शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है लाइसिस। जब होता क्या है कि तकरीबन एक छोटे से बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर 100-200 के करीब ये जो वायरस है ये रेडी हो जाता है, तो ये क्या करता है
कि ये एक ख़ास किस्म का एंजाइम जो है उसको सीक्रेट करता है, जिसको हम कहते हैं लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है ये क्या करता है, बैक्टीरिया की जो वॉल होती है उसको रप्चर कर देता है और तमाम के तमाम जो फेजेस होते हैं ये बाहर निकल जाते हैं और उसके बाद वो अपने लिए एक नया होस्ट, एक नया बैक्टीरिया जो है वो ढूंढते हैं और फिर इस तरीके से प्रोसेस चलता चला जाता है। तो ये होता है इसका लाइटिक साइकिल। तब इसके फेज़ कौन कौन से हो गए, फेज अटैचमेंट, जीनोम पेनिट्रेशन, बायोसिंथेसिस, मैचुरेशन और लाइसिस एंड रिलीज ऑफ फेज वायरस। तो ये सारे प्रोसेस मैंने आपको समझा तो दिया, मज़ीद इसकी डायग्राम भी देख लीजिए, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, अटैचमेंट होती है, उसके बाद पेनिट्रेशन होती है, बायोसिंथेसिस होता है, मैचुरेशन होता है, लाइसिस होता है। तो जब ये क्वेश्चन आपके पास आए तो आपने क्या करना है, लाइटिक साइकिल जो है उसको तो पूरा बता देना है। इसके जो स्टेप्स हैं इसके सिर्फ नाम लिखने हैं और नाम लिखने के साथ साथ ये जो स्टेप्स के नीचे ये वाली जो है ना इन्फॉर्मेशन जो आपके डायग्राम की मिली है, ये वाली इन्फॉर्मेशन सारी लिखनी है आपने 1 2 3 4 5 पर, ठीक है। और साथ में अपने क्वेश्चन को सपोर्ट करने के लिए अगर आप डायग्राम भी साथ में ड्रॉ कर देंगे तो ये बहुत बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका पहला वाला पार्ट। अब इसके दूसरा पार्ट जो है वो कौन सा वाला साइकिल होगा, वो होगा लाइसोजेनिक साइकिल। इसको भी जल्दी से देख लें। तो नेक्स्ट, बिल्कुल नेक्स्ट पेज पर आपके पास 106 पर देखें, ये इसका नेक्स्ट स्टेप है, ये है लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। तो इसको देखो आप जल्दी से। इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो आप ये बताओगे कि लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल जो बैक्टीरियोफेज का होता है, इसमें बैक्टीरिया जो इसको किल नहीं किया जाता, बल्कि वायरस क्या करता है कि अपना जीनोम इसकी बॉडी में पेनिट्रेट कर देगा। तो अब ये जो जीनोम है ये बैक्टीरिया के जीनोम के साथ मिलकर एक इंटरमीडिएट जीनोम बना देता है जिसमें दोनों की जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, यानी बैक्टीरिया के भी और वायरस के भी। इस तरह का जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसको हम कहते हैं ये है प्रोफेज, ठीक है। अब ये प्रोफेज क्या होता है कि जब बैक्टीरिया आगे अपनी बॉडी को मज़ीद डिवाइड एंड रीडिवाइड करता है, यानी बाय द प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन, ये क्या करता है अपने सेल को रेप्लिकेट्स करता है। तो इसके जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ जो बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल प्लस वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है, दोनों ही अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र होते चले जाते हैं। इस तरह कॉन्जुगेटेड जेनेटिक मटेरियल बन जाता है और दोनों ही स्पीशीज़ जो है वो सर्वाइव कर जाती है। तो अब इसके स्टेप्स क्या होते हैं, इसका नंबर स्टेप 1 स्टेप तो ये होता है कि इसमें जो बैक्टीरियोफेज वायरस है वो अपना डीएनए जो है वो इंजेक्ट कर देता है बैक्टीरिया की बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल या जीनोम इसने ट्रांसफ़र किया है वो क्या करता है, होस्ट की बॉडी के डीएनए के साथ मिलकर कंबाइन हो जाता है और एक कॉन्जुगेटेड डीएनए जो है वो बना देता है जिसमें होस्ट और जो वायरस है दोनों के डीएनए मौजूद होते हैं। इसको हम कहते हैं प्रोफेज। नेक्स्ट स्टेप होता है इसका कि अब जब बैक्टीरिया जो है वो अपनी सिंपल म्यूटेशन की मदद से बॉडी को रेप्लिका करता है, यानी 1 से 2 सेल्स में डिवाइड हो रहा होता है, तो एट द सेम टाइम जो वायरस है उसका डीएनए भी साथ साथ रेप्लिका हो रहा होता है, ठीक है, क्योंकि कॉन्जुगेटेड डीएनए होता है इन दोनों का। लास्ट स्टेप पे क्या होता है कि इस स्टेप पे जबकि आपके पास जो ये बैक्टीरियोफेज है इसकी बॉडी रेप्लिका हो चुकी है होस्ट की बॉडी के अंदर, अब ये क्या करेगा, अगर इसको अनफेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तो ये भी कर सकता है कि ये लाइसोजाइम एंजाइम को सीक्रेट करे और सेल वॉल को रप्चर करे और ख़ुद बाहर निकल जाए। और ये भी हो सकता है कि इस स्टेप पे बहुत अरसे तक इसके साथ ही एक्टिव रहे, एज इट इज़ रहे और मज़ीद कुछ ना करे। अब इसकी क्योंकि इसकी रिप्रोडक्शन समझ लीजिए हो चुकी है ना, इसका तो एक बैक्टीरियोफेज जो है उससे मल्टीपल बैक्टीरियोफेज वायरस जो है वो तो बन चुके हैं। तो इस स्टेप पर इसकी अपनी समझ लीजिए कि चॉइस होती है कि अगर इसको अनफेवरेबल कंडीशन मिले तो ये बैक्टीरिया की बॉडी से बाहर भी निकल सकता है एंजाइम सीक्रेट करके, वरना ये बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर ही रहता है। तो इसमें भी आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल का जो छोटा सा इंट्रो था वो तो दे देना है, और बाकी स्टेप 1 2 3 4 में ना आपने ये वाली इन्फॉर्मेशन सारी मेंशन करनी है जो डायग्राम के नीचे है, ठीक है। और इसमें भी आप चाहें तो अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए अच्छी सी डायग्राम बना सकते हैं, क्योंकि डायग्राम दोनों ही ईजी है, लाइसोजेनिक की भी और लाइटिक साइकिल की भी। तो इससे ये हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन जो है वो प्रोमिनेंट हो जाएगा और आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे क्या कहता है, ये आपसे कहता है हाउ अ वायरस सर्वाइव विदाउट होस्ट डिस्कस, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक बात समझ में आने वाली है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था कि जो बैक्टीरियोफेज वायरस है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो लिविंग थिंग जैसी होती है, कुछ नॉन लिविंग थिंग जैसी होती है। तो जब तक वो होस्ट की बॉडी के बाहर रहता है वो एक नॉन लिविंग कैरेक्टर की तरह रह रहा होता है, ठीक है। तो अब कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें वो सर्वाइव करता है और कुछ ऐसी होती है इन्वायरमेंट की कंडीशन जिसमें उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ जो पेज 102 पे इसमें देखो वायरस सर्वाइवल इन इन्वायरमेंट है।
तो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा बता दो कि वायरस की जो ग्रोथ और सर्वाइवल होती है ये डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है उसके ऊपर डिपेंड करती है, जैसा कि टेम्परेचर है या मॉइस्चर है। ये मॉइस्चर पानी का मॉइस्चर भी हो सकता है, ये ह्यूमिडिटी यानी परसेंटेज ऑफ वाटर इन एयर भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि म्यूकस हो गया। इसके अलावा कुछ रेडिएशंस इन्वॉल्व होती हैं जैसे कि अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है जो इसके लिए हार्मफुल होती है। तो सबसे पहले तो आ जाओ कि वायरस का जो सर्वाइवल टेम्परेचर होता है वो क्या होता है। जनरली ये बात याद रखिएगा कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये इसके लिए हार्मफुल टेम्परेचर होता है। इस टेम्परेचर के ऊपर इस वायरस की डेथ हो जाती है। तो अगर 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर इसको आसपास कहीं पर टेम्परेचर नज़र आता है और इसको सर्वाइव करना होता है तो ये कोई दूसरा फैक्टर जो है वो तलाश करेगा जिस पर ये कुछ अरसे के लिए ये कह लीजिए कि हाइबरनेट सा हो जाता है, ठीक है। उस वक्त कोई इनएक्टिव कंडीशन में उन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर देता है जो उसके आसपास मौजूद होती है ताकि इसका जो टेम्परेचर है 60 डिग्री सेंटीग्रेड ये इससे कम पर रीच कर ले। अब वो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो उसको आसपास मिल सकते हैं। ये ब्लड हो सकता है, ये फीसिस हो सकते हैं, ये स्लाइवा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात होती है आपके पास एयरबोर्न वायरस जो कि हवा की मदद से फैलते हैं। इनका जो सर्वाइवल है ये परसेंटेज ऑफ ह्यूमिडिटी के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। तो आपने हेडिंग तो ये पुट कर दी एयरबोर्न वायरस सर्वाइवल एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और अब आपने क्या बताना होता है, यहाँ देखें बिल्कुल नेक्स्ट पेज पे, वेरी नेक्स्ट पेज 103। इसमें ये आपको बताता है कि जो एनवेलप वायरसेस होते हैं ये आमतौर पे 20 से 30% ह्यूमिडिटी पर सर्वाइव कर जाते हैं, यानी जब हवा में नमी का तनासुब 20 से 30% होगा तो ये सर्वाइव कर जाएंगे। जबकि जो राइनो वायरसेस होते हैं ये ज़्यादा टॉलरेट होते हैं, ये अगर हवा में 70 से 90% भी ह्यूमिडिटी होगी तब भी सर्वाइव कर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास वायरस का सर्वाइवल और लाइट। तो याद रखिएगा कि जो यूवी लाइट होती है, अल्ट्रावायलेट लाइट, ये बाकी जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल होती है बिल्कुल इसी तरह वायरस के लिए भी हार्मफुल होती है, इसमें सर्वाइव नहीं कर सकता। तो आप यहाँ से इसको लिख देंगे कि लाइट कैन ऑल्सो हैव द नेगेटिव इफेक्ट ऑन द वायरस रेप्लिकेशन लाइक यूवी रेडिएशन इज़ द मेजर कॉज ऑफ वायरल डीके। मोर एवर इट ऑल्सो इफेक्ट द फोटोसिंथेटिक वायरल होस्ट, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद आ जाती है बात पीएच फैक्टर्स की, जो लास्ट फैक्टर है इसका। तो आमतौर पर जो जितनी भी पीएच जो कि न्यूट्रल के करीब होती है इसमें वायरस ने सर्वाइव कर जाना होता है। इसके लिए जो आइडियल पीएच होती है जिस पे सर्वाइव करता है 6.5 है। लेकिन जब भी वायरस के लिए पीएच 5 से लेके 5.5 तक होगी यानी एसिडिक मीडियम होगा तो भी ये डैमेज हो जाएगा, और अगर बेसिक मीडियम होगा यानी 7.2 से लेके 8 तक की रेंज होगी तो भी इसकी डेथ हो जाती है। तो इसके लिए जो बेस्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, ये न्यूट्रल के करीब होती है, यानी इसके लिए 6.5 एक आइडियल पीएच होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे 4 फैक्टर्स पढ़ लिए। कौन कौन से थे वो टेम्परेचर के थे, ह्यूमिडिटी के थे, यूवी लाइट के थे और पीएच के फैक्टर्स थे जिस पर बैक्टीरियोफेज वायरस जो है ये सर्वाइव कर सकता है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी नेक्स्ट, दैट इज़ द व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एड्स। अच्छा, ये और उसका जो बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ एड्स, ये दोनों मैं एक साथ लगवा दे रही हूँ, एक 109 पर एक 110 पर है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको सिम्टम्स बताने होंगे एड्स के क्या होते हैं और उसके बाद आपको इसका प्रिवेंटेशन और क्योर बताना पड़ेगा। इसका क्योर तो ना होने के बराबर है, ठीक है। तो आ जाएं आप सबसे पहले सिम्टम्स ऑफ एड्स के। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट के क्वेश्चंस में बताया था कि जब भी एचआईवी वायरस होता है ये तो बॉडी के इम्यून सिस्टम को टारगेट करता है और इसमें टी लिम्फेटिक सेल्स होते हैं जो सबसे पहले ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे इम्यून सिस्टम जो है बॉडी का ख़राब हो जाता है। तो यहाँ से लेके देखो पेज नंबर 109 पर पूरे ये सिम्टम्स मौजूद हैं। इसको आप करोगे कि सबसे पहले फर्स्ट 6 वीक्स का ड्यूरेशन होता है। इसमें क्या होता है कि बॉडी जो है ये थकना शुरू हो जाती है, फैटीज होना शुरू हो जाती है, आपको फीवर हो जाएगा, फ्लू हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें उस पेशेंट को होना स्टार्ट हो जाएंगी जिसको एचआईवी वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया। इसी 6 वीक्स के अंदर अंदर ये बंदा कैरियर होता है, यानी इसको अगर नज़ला है, ज़ुकाम है, इसका जो स्लाइवा है, इसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, इसके जो कह लीजिए कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स हैं, इनकी मदद से जो है ना ये वायरस तेज़ी से किसी दूसरे शख्स को फैल सकता है। उसके बाद जैसे ही इस इम्यून सिस्टम में वीक होना शुरू हो जाता है तो 6 वीक के बाद ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब एक कंडीशन तो ये होती है कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये वायरस फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर किसी ऐसी जगह पे चला जाए कि जहाँ पर ये समझ लीजिए कि एक ड्वार्फ कंडीशन में चला जाता है तो ये 8 से 10 साल के लिए भी साइलेंट हो जाता है, ठीक है। ये मज़ीद अपनी कह लीजिए अपीयरेंस शो नहीं करेगा, 8-10 साल के बाद भी शो कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि ये कितना सीवियर इसको अटैक्ट हुआ है, ठीक है।
लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जो पर्सन भी HIV से मुतासिर होता है उसको थोड़े ही टाइम के बाद यानी 6 वीक्स के बाद उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो सीवियर हो जाते हैं। उसमें उसको ट्यूबरक्लोसिस भी हो जाएगा, उसको निमोनिया भी हो जाएगा, उसको कैंसर्स भी हो सकता है, ठीक है। इसका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो सकता है कि छोटे छोटे से भी जो भी इन्फेक्शन होंगे वो भी उसको इफ़ेक्ट कर सकते हैं। अल्टीमेटली बॉडी इतनी कमज़ोर हो जाती है कि इसका वेट लॉस भी होगा, इसको नाइट स्वेट्स भी आएंगे, इसको डायरिया भी हो सकता है, ठीक है, इसको डिमेंशिया भी हो सकता है और भी मुख्तलिफ इन्फेक्शन से कॉन्सिक्वेंटली इस बंदे की डेथ हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं इसके, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने क्या करना है, इसको लगा लेना है। उसके बाद पेज नंबर 110 पर आ जाओ, जहाँ पे मैंने आपसे बात की थी इसके कंट्रोल के लिए। तो इसका सबसे बड़ा कंट्रोल ये है कि जिस शख्स को भी HIV होता है इसको सेपरेट कर दिया जाता है, क्योंकि इसके ब्लड में, सलाइवा में, इसके जेनेटिक मटीरियल में, इसके सेक्सुअल कांटेक्ट में, ठीक है। इसी तरीके से अगर वो खांस रहा है, वो छींक रहा है, हवा के साथ उसके जो पार्टिकल होते हैं जम्स के, वो दूसरे बंदे को लग सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको सबसे पहले कंट्रोल करने की तो ज़रूरी है कि जो बंदा HIV से मुतासिर होता है उसको आप सेपरेट कर दो, ठीक है। दूसरा, अभी तक कोई भी इस किस्म की वैक्सीन अब दरियाफ़्त नहीं हुई है जिससे जो HIV जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। हाँ, ये ज़रूर होता है कि कुछ मेडिसिन और कुछ ड्रग्स ऐसी दी जाती हैं जिससे इस इम्यून सिस्टम में जो इतनी तेज़ी से डिक्रीज़ हो रहा होता है उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा हद तक नहीं होता। तो आप प्रिवेंटेशन में आप क्या कर सकते हो, आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त ख्याल करो कि आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट कराई हुई हो, ब्लड जो है वो अच्छे तरीके से टेस्ट हो, HIV फ्री हो, तभी वो एक से दूसरे पेशेंट को चढ़ाया जाए। इस तरीके से सिरिंज का इस्तेमाल होता है, इसी तरीके से ब्लेड्स होते हैं और ऐसी वो तमाम चीज़ें जिससे जेनेटिक मटीरियल, सलाइवा, ब्लड या इस तरह के कोई भी इन्फेक्टेड पार्ट जब वो एक शख्स से दूसरे शख्स को जो ट्रांसफ़र होता है उसमें ख्याल करना पड़ता है। यही सारी इसकी प्रिकॉशंस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने क्या करना होता है, इसको मार्क कर लेना। आप चाहे तो उसको अपने वर्डिंग में शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे आप एक दफ़ा पढ़ोगे भी इस तरह का कंटेंट तो आपको समझ में आ जाएगा और आप इसको लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद अब आपके पास बस एक लास्ट क्वेश्चन बचता है। ये क्या है, आपको प्रियोन्स और विरोइड्स जो हैं इसमें डिफरेंस बताना है। पेज नंबर 112 पे पहुंच जाओ। बस इतनी सी बात याद रखना कि एक जो प्रियोन्स होते हैं ये आमतौर पर जितने भी कह लीजिए एनिमल्स हैं उस पर इन्फेक्ट करेंगे, और जो विरोइड्स होते हैं ये सारे के सारे प्लांट्स जो हैं उस पर इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब आप लगा लो इधर प्रियोन्स को, सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक लगा लो। ये क्या होते हैं, ख़ास किस्म के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें तकरीबन 29 अमाइनो एसिड होता है और इनके बीच में सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है और कोई भी न्यूक्लिक एसिड जो उसमें मौजूद नहीं होता। ये बॉडी के टिश्यूज़ में पाए जाते हैं, इसके अलावा ब्रेन्स में भी पाए जाते हैं। इससे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ होती हैं जिसमें से कॉमन बीमारी जो है वो अल्जाइमर है या फिर इंसोमेनिया है जिसको आप स्लीपलेसनेस कहते हैं, ठीक है। ये आमतौर पर ह्यूमन बींग्स में होता है और इसके अलावा कुछ और भी कैटल्स में हो सकता है, जैसा कि काऊ में हो जाता है, इससे उसमें मैड काऊ नाम की डिजीज़ जो है वो हो जाती है, ठीक है। तो ये बीमारी किस में होगी, प्रियोन्स, ये होगी सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों में और कैटल्स में होगी, यानी कि मेनली एनिमल बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप विरोइड्स। विरोइड्स जो है ये आमतौर पर किस में होंगे, ये प्लांट्स में होंगे। ये सिंपल नॉन एनवेलप्ड सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के इन्फेक्शन वाले मॉलिक्यूल होते हैं। इसमें क्या होता है कि ये पॉलन्स या सीड्स जो है उसके ऊपर ट्रांसमिट होते हैं और ये ज़्यादातर क्या करते हैं, प्लांट्स में डिजीज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो भी इन्फेक्टेड प्लांट होता है उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही चैप्टर नंबर 5 ए सेलुलर लाइफ जो इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और MCQs यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो है वो भी मार्क करवाऊँगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको अपने स्टूडेंट्स ग्रुप में, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप होता है उसमें शेयर किया कीजिए, ठीक है। और चैनल को लाइक कर दीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर है आपसे तो कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर मेंशन कीजिए। क्या क्या चेंजेस चाहते हैं आप, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी पढ़ाने की स्पीड बहुत तेज़ है या मुझे मज़ीद और एक्सप्लेन करना है, तो ये सारी बातें भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।